तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो बीए स्टडी पर आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर बीए फर्स्ट सेमेस्टर की ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस करा रहे हैं, जिसमें कि अभी हमारा एटमॉस्फेयर चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमें कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, अपने एटमॉस्फेयर के बारे में। तो इसमें हमने जाना कि हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है, हमने जान लिया कि आसपास की सारी चीजें जो हम रहते हैं वही हमारा एटमॉस्फेयर कहलाता है। उसमें हमने जाना इसके कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन में हमने क्या जाना कि कंपोजिशन किन किन से चीजों से मिलकर हमारा एटमॉस्फेयर बना हुआ है। तो हमने तीन चीजें डिस्कस की थी, तीन चीजों से मिलकर हमारा एटमॉस्फेयर बना हुआ है। क्या क्या तीन चीजें थी वो? सबसे पहले थी हमारी गैस, और गैस में भी अलग अलग गैस होती है, हमने थोड़ा बहुत पढ़ा भी था। ऐसे ही हम कुछ और गैस के बारे में भी अभी पढ़ेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। और हमने फिर क्या जाना था? डस्ट पार्टिकल, कि डस्ट पार्टिकल भी होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। एंड द थर्ड लास्ट वन इज हमारा वाटर वेपर। तो इन तीनों के बारे में हमने जाना था कि यह हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, और इन्हीं चीजों से मिलकर हमारा एटमॉस्फेयर बना होता है। तो एक एक करके अच्छे से डीपली डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने थोड़े गैसेस के बारे में जाना। हमने जाना कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल रहती है, एज वेल एज प्लांट के लिए भी कैसे बेनिफिशियल रहती है। तो एक और गैस होती है जो कि हमारी ओजोन, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारे जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो क्या काम करते हैं और ये क्या होती है डस्ट। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो कि हमारी कंपोजिशन को हम पढ़ रहे हैं अभी, जिसमें हम गैसेस के बारे में जानेंगे। तो हमारी एक गैसेस हमारी कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हमने जाना था लास्ट वीडियो में। आज उसके बाद क्या है, हमारी एक ओजोन गैस भी होती है, जो कि बनी होती है एक बैंड ऑफ गैसेस से। अभी धीरे धीरे समझेंगे क्या होता है ओजोन। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं कि हमने देखा था कि जो हमारी अर्थ है, इधर देखते हैं, ये हमारी अर्थ थी, और इसके ऊपर ये जो लेयर चढ़ रही है वो क्या थी? हमारा एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में ही हमारी क्या होती है? एक गैसेस की पूरी लेयर होती है, पूरी लेयर होती है गैसेस की, जो कि हमारी सेकंड लेयर में होती है, और जिसका नाम होता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। अभी डिस्कस करेंगे हम, डीपली डिस्कस। ऐसे ही क्या होती है, एक लेयर होती है पूरी गैसेस से मिलकर बनी होती है, जो उसको क्या बोलते हैं? हम ओजोन बोलते हैं, ओजोन लेयर। समझ आया कि गैसेस से मिलकर ये पूरी लेयर होती है, और ये क्या करती है? ये करती है कि जो यहां पर सन होता है, चाचू याद है ना चाचू, तो यहां पर सन होता है, तो सन से क्या रेडिएशन आती है? रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। क्या सन की जब हीट आती है तो उसके साथ क्या कुछ हार्मफुल रेडिएशन भी आती है। तो वो हार्मफुल रेडिएशन क्या होती है? हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, जो कि हमारी ओजोन लेयर हमको बचाती है उससे। यानी कहने का मतलब ये है कि वो ओजोन लेयर को तो भारी रहने देती है, और अच्छी वाली रेज जो उनको अंदर आने देती है। मतलब क्या, एक फिल्ट्रेशन का काम करती है। जैसे छन्नी होती है ना, चाय डालते हो, चाय डाली, उसमें क्या वो जितना भी होता है अदरक वगैरह वो ऊपर ही रह गई और चाय नीचे आ गई। तो वैसे ही काम करती है हमारी ओजोन लेयर। क्या अल्ट्रावायलेट रेस को यहीं पर रोक लेती है। जैसे कि यहाँ पर से रेडिएशन आ रही है, तो मान लेते हैं कि ये क्या है? हमारी हार्मफुल रेडिएशन है, तो इसको वो अंदर नहीं जाने देगी और बाकी को अंदर चली जाने देगी, जो कि है ठीक ठाक गैसेज है, यानी कि ठीक ठाक रेडिएशन है। समझ में आया कि ओजोन लेयर क्या काम करती है। और अगर सोचो, अगर ओजोन लेयर नहीं होगी ना, तो ये हार्मफुल रेडिएशन भी, यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी नीचे आ जाएंगी, और नीचे आ जाएंगी तो क्या होगा? हमारे को स्किन कैंसर हो सकता है, अलग अलग डिसीज हो सकती है, हमारे फ्लोरा एंड फोना को अफेक्ट कर सकती है, बहुत सारी चीजें। यानी कि तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। अभी सुना भी होगा आपने ओजोन डिप्लीशन के बारे में। ओजोन डिप्लीशन में क्या होता है कि ये ओजोन क्या होती है? ये वीक पड़ती जाती है। अब वीक क्या पड़ती जाती है? तो देखो, ये O3 से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? O3। इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो O3 होता है। और कुछ ऐसी गैसेस भी हैं जिनका अगर हम भारी मात्रा में यूज करते हैं तो वो ओजोन लेयर को क्या करती है? अफेक्ट करती है। तो ऐसी कौन कौन सी गैसेस है? ऐसी गैसेस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो समझ आया? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या होता है? हमारी जो ओजोन लेयर है वो अफेक्ट होती है, जो कि हमारी फ्रिज वगैरह में होती है, रेफ्रिजरेटर में होती है, और क्या होती है? एसी वगैरह में भी होती है, एयर कंडीशन में। तो अगर हम इनका यूज बढ़ा देंगे, यूज करते रहेंगे, तो इनसे कौन सी गैस रिलीज होगी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारी ओजोन लेयर को अफेक्ट करेगी, जिसके वजह से वो कमजोर पड़ेगी, तो उसके फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी कम हो जाएगा, यानी वो फिल्टर कम कर पाएगी, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज हमारी पृथ्वी पर आएगी और क्या करेगी? मैनी मैनी डिजीज उत्पन्न होगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। तो अब इतना सब जान लिया, अब इसको पढ़ भी लेते हैं। ओजोन इज द अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ओजोन क्या है? बाद में क्या सबसे महत्वपूर्ण गैस है। समझ में आया? फाउंड बिटवीन द 10
एंड 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। तो क्या कहां पर पाई जाती है? 10 to 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। यहां पर क्या मान लेते हैं, यहां पर 10 और ये 50, तो 10 से 50 किलोमीटर के बीच में ये कौन सी लेयर पाई जाती है? ओजोन लेयर। समझ में आया? अब ये क्या करती है? एक्ट एज अ फिल्टर एंड अब्सॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेज। ये क्या फिल्ट्रेशन का काम करती है और क्या करती है? अब्सॉर्ब कर लेती है अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, हमारे लिए, प्लांट के लिए, सब लोगों के लिए हार्मफुल है। उसके बाद ये थी हमारी ओजोन लेयर। तो उसके बाद हमने पढ़ लिया, गैस तो हो गई। उसके बाद हमारे क्या मिला होता है कंपोजिशन में? एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन में क्या होता है? गैस। उसके बाद हमारी डस्ट। तो डस्ट क्या होती है? आइए पढ़ते हैं। एटमॉस्फेयर हैज सफिशिएंट कैपेसिटी टू कीप स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स। अब क्या हमारे एटमॉस्फेयर में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो स्मॉल स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स को भी क्या कर ले? अपने अंदर अब्सॉर्ब कर ले, यानी उसको रख ले। विच में originate from different sources and include sea salt, fine soil, smoke soot, ash and particles of meteoroids। समझ में आया? तो क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में इतनी क्षमता होती है कि वो छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स को भी रख सकता है अपने अंदर। तो वही होती है हमारी डस्ट। ये क्या होती है? सॉलिड पार्टिकल्स होती है। ये वाटर वेपर नहीं होता, जैसे सॉलिड ये है ना, तो ऐसी सॉलिड पार्टिकल्स से बना होता है वो, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। जैसे कि डस्ट का हमने देखा भी था कि कहीं पर अगर होल हो रहा हो और वहां से सनलाइट आ रही है तो हमको दिखते भी रहते हैं, तो वो सॉलिड पार्टिकल। और ये किस किस से मिलते होते हैं? जैसे कि देखो फाइन सॉइल, जो सूखी सॉइल होती है उससे मिलकर बने होते हैं। स्मोक सूट जो होती है, और ऐश भी हो गई हमारी, पार्टिकल्स ऑफ मीटियोर्स। अब क्या मीटियोर्स जो आते हैं ना वो एटमॉस्फेयर में ही बर्न हो जाते हैं, वो तो उसके भी क्या जो पार्ट होता है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, वो भी हमारी डस्ट में काउंट हो जाते हैं। अब डस्ट क्या करती है? देखो जहां पर हमारे क्या वाटर वेपर कम होता है वहां पर डस्ट ज्यादा होता है। अब ऐसा क्यों होता है? देखो सूखी जगह पर सूखी जगह है और वहां पर विंड फ्लो करेगी, विंड फ्लो करेगी तो क्या होगा? वो जो सॉइल है, मान लेते हैं सूखी सॉइल है, तो वो उड़ेगी पानी। अब जहां पर पानी कम होगा वहीं पर सूखा होगा, समझ रहे हो ना? अब जहां पर पानी कम होगा वहीं पर वो जो की जगह ही क्या होगी? सूखी होगी। और जब वहां पर हवा चलेगी तो वहां पर डस्ट बनकर वो उड़ेगी। समझ में आया? अब जैसे सॉइल का एग्जांपल है, ये रहा हमारी सॉइल है एक जगह की। अब यहाँ पर ये सूखा हुआ है ना, यहाँ पर क्या है? वाटर वेपर नहीं है, पानी कम है, तो ये सूख जाएगी और जब हवा चलेगी यहाँ से तो क्या करेगी? ये उड़ेगी। और यही क्या, जहां पर ये उड़ेगी वहीं पर क्या? डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे। तो समझ आया? तो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस भी होती है, डस्ट भी होती है और एक वाटर वेपर भी होता है, जिसको हम आने वाली वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। इसके बाद अगर हिंदी में देखें तो हमारा क्या, देखो ओजोन लेयर को देखें तो ओजोन वायुमंडल का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक है, जो पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर ऊपर पाया जाता है। कहां से? पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है, उसके ऊपर पाया जाता है हमारी जो ओजोन लेयर है। मैंने बता दिया ओजोन लेयर क्या काम करती है? फिल्ट्रेशन का काम करती है हमारी ओजोन लेयर, जो कि हमारे सनलाइट आती है उससे कुछ हार्मफुल रेडिएशंस आती है जिसको हम अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं, तो वो आती है, उससे हमको प्रोटेक्ट करती है। समझ में आया? अब ये एक फिल्टर के रूप में कार्य करता है और पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। क्या करता है? अब्सॉर्ब कर लेता है। समझ में आया? वायुमंडल में छोटे ठोस कणों को रखने की पर्याप्त क्षमता है, जो विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न हो सकते हैं, और इसमें समुद्री नमक, महीन मिट्टी का धुआं, कालिक, राख और उल्कापिंड के कण शामिल भी होते हैं। तो इसमें क्या है कि हमने देखा था कि डस्ट पार्टिकल्स में क्या होते हैं? ये सॉलिड से बने होते हैं, कठोर पदार्थ होते हैं, जो कि हमारा पर्यावरण, वातावरण, हमारा एटमॉस्फेयर क्या करता है, उसकी क्षमता होती है वो उनको होल्ड कर सके। तो ऐसे डस्ट पार्टिकल को वो होल्ड करके रखता है। इसमें क्या क्या होती है? हमने क्या देखा? मिट्टी होती है, सूखी मिट्टी होती है, राख होती है, ये सारी चीजें उसमें सॉलिड पार्टिकल्स की फॉर्म में होती है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में होती है। तो ये दो चीज हमने आज डिस्कस की। आने वाली वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारा वाटर वेपर का क्या रोल है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।